नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में, इस खास एक्सप्लेनर वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और प्रतिक्रियाओं भी। 2 जुलाई को बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल, उनको मध्य प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन इस नियुक्ति ने पार्टी के भीतर और बाहर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर क्या है इस नियुक्ति के पीछे की कहानी, क्या है इसके राजनीतिक मायने और क्यों हो रही है इतनी चर्चा। चलिए एक एक करके सारी बातें समझते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, क्या प्रोसेस थी पूरी, किस तरह से उनको नियुक्त किया गया। 1 जुलाई को हेमंत खंडेलवाल के नाम का अकेला नामांकन पत्र भरा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ थे, उन्होंने प्रस्तावित भी किया और इस तरह से नामांकन में क्लियर हो गया था कि हेमंत खंडेलवाल अकेले प्रत्याशी होंगे। 2 जुलाई को हेमंत खंडेलवाल को निर्विरोध मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष चुन लिया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो संगठन चुनाव के प्रभारी थे, उन्होंने इसकी औपचारिक घोषणा की। खंडेलवाल ने अपना नामांकन मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और निवर्तमान अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, इनकी मौजूदगी में दाखिल किया था। कोई दूसरा उम्मीदवार सामने नहीं था और कोई आया भी नहीं। साफ तौर पे पार्टी की तरफ से अंदरूनी बात तय हो गया होगा, जिसके चलते वे निर्विरोध चुने गए। लेकिन इस आसान दिखने वाली नियुक्ति के पीछे कई पेचीदा सवाल खड़े हैं, तो उन सवालों पर हम बात करते हैं। हेमंत खंडेलवाल का बीजेपी में सफर कोई नया नहीं है। बैतूल से 2 बार के विधायक और पूर्व सांसद खंडेलवाल का परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके पिता विजय खंडेलवाल 1996 से 2008 तक बैतूल से 4 बार सांसद रहे। हेमंत खुद बैतूल जिला इकाई के अध्यक्ष और प्रदेश के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, मतलब पहले भी काम कर चुके हैं। वे कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के प्रमुख भी हैं। उनकी नियुक्ति को वैश्य समुदाय के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जो बीजेपी का पारंपरिक वोट बेस रहा है। लेकिन कई राज्यों में बड़े निर्णयकारी पदों से ये वोट बेस दूर रहा है, तो अब देखना होगा कि वो किस तरह से इस पर काम करते हैं। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट है। खंडेलवाल की नियुक्ति को मुख्यमंत्री मोहन यादव और आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश सोनी का समर्थन माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी में सुरेश सोनी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अलग अलग खेमे माने जाते हैं। उनके मतभेद की बातें सामने आती जाती रहती हैं। दूसरी ओर मोहन यादव के साथ उनकी नजदीकी जगजाहिर है। माना जा रहा है कि मोहन यादव ने खंडेलवाल को इस पद के लिए आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, ताकि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल हो। तो क्या बेहतर तालमेल नहीं था, इस पर भी सवाल है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या यह नियुक्ति आरएसएस की सामूहिक राय है या फिर सुरेश सोनी की व्यक्तिगत रुचि, उनकी पसंद। खंडेलवाल की नियुक्ति ने बीजेपी के भीतर कुछ असंतोष को भी जन्म दिया है। थोड़ी तो बातें बाहर आ रही हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जैसे गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, ये काफी वरिष्ठ नेता हैं और वो इस पद के लिए काफी बड़े दावेदार माने जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि उनमें से कोई बन जाए। लेकिन नेता न सिर्फ अनुभवी हैं, बल्कि संगठन में इनकी गहरी पैठ भी है। ये तो इतने वरिष्ठ नेता है, ये इनको संगठन भी चलाना आता है। लेकिन खंडेलवाल का नाम अचानक सामने आने से कई नेताओं को लगता है कि उनकी अनदेखी की गई। हालांकि इन लोगों ने कुछ नहीं कहा है कि ऐसा लग रहा है, लेकिन माहौल तो है। कुछ नेताओं का मानना है कि यह फैसला आरएसएस की सामूहिक सहमति के बजाय सुरेश सोनी की व्यक्तिगत पसंद को दर्शाता है। मतलब बीजेपी के बाद आरएसएस में भी खेमेबाजी दिखने लगी है। हमें सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कुछ पोस्ट भी मिले हैं जिसमें आरएसएस के कुछ लोगों ने इस फैसले को नापसंद किया है। लेकिन बीजेपी की खासियत यह है कि नापसंद होने के बावजूद, मतलब आरएसएस बीजेपी दोनों की, इसका खुलकर विरोध सामने नहीं आता है। और बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे एपिसोड पर चुप्पी साध ली है, कोई खबरें नहीं आई हैं। तो जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यह है कि हेमंत खंडेलवाल किसके साथ चलेंगे। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, जिनके साथ उनकी पुरानी नजदीकी रही है। 2008 के लोकसभा उपचुनाव में शिवराज सिंह ने खंडेलवाल की जीत के लिए 100 से ज्यादा सभाएं की थी। दूसरी ओर मोहन यादव और सुरेश सोनी का समर्थन उनके लिए अहम है। बीजेपी के भीतर गुटबाजी की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं और खंडेलवाल की नियुक्ति इसे और हवा दे सकती है। क्या ये दोनों पक्षों के बीच संतुलन बना पाएंगे
या किसी एक का साथ चुनेंगे? खंडेलवाल किस तरह की शैली के काम करते हैं? वो क्योंकि पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन हाल के वर्षों में शानदार रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 230 में से 163 सीटें जीती थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें पार्टी ने जीती थी। निवर्तमान अध्यक्ष वी डी शर्मा के नेतृत्व में यह सफलता मिली, लेकिन संगठनों के भीतर कुछ मुद्दों पर असंतोष भी रहा है और आता रहा है। खासतौर पे अलग अलग मोर्चे की जो बंद पड़ी बैठकें हैं, गतिविधियां हैं, वो बंद हो गई थी। इसको लेकर कई बातें उठी। एक तरफ फैसलों की शिकायतें भी सामने आई कि एक तरफा फैसले हुए हैं, थोड़ा सा ऐसा लगा कि एरोगेंस भी है। साथ ही निगम मंडल जैसे संगठनों में नियुक्तियां जो होती थी उनके ना होने से कई कार्यकर्ताओं का दुख हुआ, कई कार्यकर्ता इसकी शिकायत करते नजर आए। खंडेलवाल के सामने अब ये चुनौती है कि वे सत्ता के घमंड से अपने आप को कैसे दूर रखेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं के असंतोष को कैसे दूर करेंगे और संगठन को एकजुट करेंगे। जो अंदरूनी बातें हैं वो कम से कम थम जाए, इस पर उनका ज्यादा फोकस रहना चाहिए। ताजा खबरों के मुताबिक खंडेलवाल की नियुक्ति से पहले शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के बीच इंदौर में एक मुलाकात हुई थी। सब जानते हैं ये मुलाकात कैलाश विजयवर्गीय के घर पे हुई थी और शिवराज सिंह चौहान वहां गए थे। उन्होंने क्या भोजन भी किया था। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में खंडेलवाल के नाम पर चर्चा हुई और दोनों नेताओं ने इसे स्वीकार किया। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि आरएसएस के कुछ नेताओं को यह फैसला पसंद नहीं आया है। वे चाहते थे कि कोई ज्यादा अनुभवी और जिम्मेदार नेता इस पद को संभाले ताकि संगठन को लेकर उठ रही चिंताएं दूर हो सकें और बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को टैकल कर सके, उनसे बात कर सके जो कि नाराज हैं, जो कि हाशिए पे हैं। हेमंत खंडेलवाल के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली यह है कि बीजेपी के भीतर गुटबाजी को खत्म कर दें और हाशिए पे धकेले गए वरिष्ठ नेताओं को संभालें, उनको मनाएं, उनको साथ चलने के लिए लाएं। दूसरी है वैश्य समुदाय को और मजबूत करते हुए अन्य समुदाय का भरोसा बनाए रखना, क्योंकि दूसरे समुदाय थोड़े से अलग हो जाते हैं। तीसरी ये है कि 14% ओबीसी वोटर बेस जो है बीजेपी का और मजबूत करना। जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का आधार रहा है उसको कैसे मजबूत करेंगे। इसके अलावा आदिवासी अनुसूचित जाति के बीच पार्टी की पकड़ को मजबूत बनाए रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है और ओबीसी को लेकर अभी मुद्दे भी गर्म हैं। खंडेलवाल ने अपने पहले भाषण में ही साफ कर दिया कि जो पार्टी लाइन से हटकर चलेंगे उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन जो पार्टी के साथ रह चलेंगे उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो एक तरह से उन्होंने बहुत सरल शब्दों में क्लियर कर दिया है, बता दिया है। लेकिन क्या वे इस बात को असल में अमल में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या खंडेलवाल मोहन यादव और सुरेश सोनी के साथ टक्कर पकड़ेंगे या शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का फायदा उठाएंगे। मोहन यादव ने अपनी सरकार में औद्योगिकरण और विकास पर जोर दिया है और बीजेपी के ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं जो इस पर बार बार आयोजित किए जाते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जन केंद्रित योजनाएं जैसे लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता, ये सब चीजें मुद्दे हैं। खंडेलवाल को इन दोनों नेताओं के बीच संतुलन बनाना होगा ताकि पार्टी का प्रदर्शन 2028 के विधानसभा चुनाव से भी बेहतर हो, कम से कम बरकरार तो रहे, क्योंकि सत्ता में आने के बाद बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। दोस्तों, हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए एक नया अध्याय शुरू करती है, लेकिन यह अध्याय कितना सफल होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे संगठन को एकजुट रख पाते हैं या नहीं। क्या वे शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के बीच की खींचतान को खत्म कर पाएंगे, तालमेल बैठा पाएंगे, दोनों के साथ चलेंगे। कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा। क्या आरएसएस और बीजेपी का तालमेल पहले की तरह मजबूत रहेगा। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल खंडेलवाल ने अध्यक्ष बनने के बाद उज्जैन में महाकाल बाबा के दरबार में माथा टेककर अपने काम की शुरुआत की है। बाबा का आशीर्वाद वैसे भी उनके लिए जड़ी बूटी का काम करेगा। हमें अपनी राय इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर जरूर दें, कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।